हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को इस बात का अच्छे से मालूम होगा कि अभी मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा 2022 जो चल रही है मध्य प्रदेश पुलिस की, तो याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर आप लोगों के लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के जो संभावित प्रश्न हैं। प्यारे साथियों, जिस तरह के शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं और हर शिफ्ट का एनालिसिस करके ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण ही होंगे एवं आपका जो रिवीजन है उसके लिए भी ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, पूरे वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कम समय में अधिक प्रश्नों को सोल्व करें और कैसे जल्दी इन प्रश्नों के आंसर लेकर आए हम लोग। तो ये सारी रणनीति हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्यारे साथियों, इस प्रकार की डेली क्लास अब आप लोगों के सामने आने वाली है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर पिछले 4 सालों से संचालित है, जिसमें कई छात्र छात्राएं यहां से सिलेक्शन लेकर गए हैं। तो प्यारे साथियों, हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसे विद्यार्थी, ऐसे प्यारे साथी जो यहाँ आकर तैयारी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं बैठकर उनका रिवीजन हो जाए, कहीं ना कहीं यहाँ की थोड़ी सी सुविधाओं का लाभ उनको मिल पाए, इसी उद्देश्य से ये क्लास शुरू की जा रही है। दोस्तों, अब प्रतिदिन आपके सामने 1 बाय 1 एक वीडियो आएगा, तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। यानी पहला प्रश्न हम लोग समझेंगे जैसे कि सरलीकरण से है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आप लोगों को मतलब वितत भिन्न दिया गया है, और कहा जा रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्यारे साथियों, इसे करना बहुत सरल और आसान है। इसे नीचे से हम लोग सोल्व करना शुरू करेंगे। नीचे से इतना पार्ट उठाया तो दोस्तों 8 गुणा 5 किया 40 हुआ, 40 में जोड़ा यानी 41/5 होगा यहाँ पर। इस प्रकार आगे अगर बात करें तो ऊपर गए वापस से, और यहाँ पर 1 हमें मिला, 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 से हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 बटे कितना 41। इस प्रकार से अगर आगे बात करें दोस्तों, तो आगे गए तो हम लोगों को क्या मिला, तो यहाँ से मिला 2 प्लस। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन 41 से करेंगे तो यहाँ बनेगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होता है 82। 82 में 5 जोड़ेंगे और बटे में वापस से आएगा 41। तो साथियों, यहाँ पर बनेगा ऊपर में 87 और डिवाइड बाई हो जाएगा 41। तो इतना तो फ्रैक्शन हमारा सोल्व हो चुका है। आगे ऊपर गए तो हमें क्या मिला, यहाँ पर 1 मिला साथियों। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन अब किससे होगा, 41 से होगा। तो साथियों, यहाँ पर 41 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो 41 ही आएगा, और 41 बाई कितना हो जाएगा 87। मतलब यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा 41 बटे 87 यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। बस आप लोगों का कैलकुलेशन यहाँ पर बेहतर होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगले प्रश्न में दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 5 6 7 और तथा 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 ये अलग अलग शेष बचे। प्यारे साथियों, एलसीएम एंड एचसीएफ आप सबने पढ़ा होगा। एलसीएम एंड एचसीएफ से ये क्वेश्चन आया। सबसे पहले इस प्रकार इनका भाग लगाने पर अलग अलग शेष बच रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो नंबर जिनका ये भाग लगाने की बात कर रहा है, जैसे 4 का 5 का और उसके बाद यहाँ पर 6 का 7 का, इनका, और आखिरी में लिखा है 8, इनका हम लोगों को लेना होगा एलसीएम। दोस्तों, इनका हम लोगों को एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। अब यहाँ 4 को छोड़ देंगे क्योंकि 8 यहाँ पर डिवाइड है। इस प्रकार इनका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 540। प्यारे साथियों, एलसीएम लेना तो आप सबको आता होगा, 540 इनका एलसीएम होगा। अब यहाँ आप समझो, यहाँ पर 4 का भाग लगाया जाए तो 3 शेष बचे, मतलब यहाँ शेषफल अलग अलग बचने की बात की जा रही है।
3 शेष बचे, फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पर 5 का भाग लगाया जाए तो 4 शेष बचे, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ बताया जा रहा है 6 और यहाँ 7। तो दोस्तों जो शेष बचने की बात की जा रही है और जिनका भाग लगाया जा रहा है, इन सबका हमें यहाँ पर डिफरेंस देखना होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ सब दूर जो इनका डिफरेंस आया 1 आया, तो ऐसे प्रश्न में आप लोगों को क्या करना होगा, बिल्कुल आपको एलसीएम लेकर जो समान डिफरेंस आता है लास्ट में इसको आप लोगों को माइनस कर देना है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार आप लोगों का जो उत्तर बनेगा 539, 539 इसका सही जवाब होगा, यानी ए वाला इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। अगले प्रश्न बहुत आसान है और बहुत सिंपल है दोस्तों। क्वेश्चन सिर्फ डरावने से होते हैं बट उनमें होता कुछ भी नहीं है। सॉरी, अगर हमारी तैयारी थोड़ी अच्छी है तो बिल्कुल क्वेश्चन डरावने से होते, बाकी उनमें होता कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात 7:1 है यदि दहाई के स्थान पर जो अंक हैं वह इकाई के स्थान से 1 अधिक है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर वह संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को चाहे भले ही इसका सोल्व नहीं आता होगा, आप सोच रहे होंगे एग्जाम में बहुत सारे साथी तो इसे देखकर आगे चले जाते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना। आप समझो, आपसे कहा जा रहा है वो संख्या बताओ। इसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। जैसे माना कि वो संख्या हमारी 32 है, तो यहाँ क्वेश्चन ने बोला 32, उस संख्या और अंकों के योग, अंकों का योग करेंगे, मतलब 32 में 2 और 3 2 अंक यूज हुए हैं, दोनों का योग करेंगे तो 3 और 2 कितना होगा 5। क्या इनका अनुपात मुझे बताओ 7:1 बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार ये संख्या भी नहीं हो सकती। चलो 21 को देखते हैं दोस्तों। अगर वो संख्या 21 है तो 21 और अंकों का योग करेंगे संख्या का, तो यहाँ बनेगा 3। 2 में 1 जोड़ा कितना बना दोस्तों, 3 बना। तो 3 और 21 का जो अनुपात आएगा वो 7:1 होना चाहिए। 3 से 1 बार कटा और 3 7 21, मतलब संख्या और अंकों का योग दोस्तों जिनका अनुपात बताया क्वेश्चन ने 7:1, और ये बात प्रूफ हो रही है ऑप्शन नंबर सी से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसे दूसरा तरीका और है दोस्तों करने का कि संख्या का जो अनुपात है कौन सा है, 7। अब जो भी वो संख्या है डेफिनेटली 7 से पूरी विभाजित होगी, मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी का जो 21 है दोस्तों यही पूरा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार भी आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन में लिखा है एक संख्या का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में से अगर 2 घटा देने पर प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। मतलब यहाँ क्वेश्चन में हमें बताया है कि 6 संख्याएं थी जिनका एवरेज कितना था 12। तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर कितनी भी संख्याएं बोल दे, एवरेज कुछ भी बता दे दोस्तों, आपसे कहा जा रहा है कि 2 घटा देने पर प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो जो फर्स्ट में आप लोगों को औसत दिया है, जैसे कि यहाँ 12 दिया, तो इसमें से ही आपको कितना घटाने की बोला जा रहा है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने की बात कर रहा है। तो जो शुरू में औसत दिया गया है इसी में से 2 घटा दो, तो यहाँ कितना बचेगा 10, यानी जो नई संख्याओं का औसत रहेगा वो आएगा 10। तो प्यारे दोस्तों आपको ये समझना है यहाँ से कि कुछ घटाने की बोला जाए या कुछ भी जोड़ने की बोला जाए, आपको जो प्रारंभ में औसत दिया है ऐसे प्रश्न में उसी में जोड़ देना है, उसी में घटा देना है। गुणा करने की बोला जाए तो आपको प्रारंभ में जो एवरेज दिया गया उसी में मल्टीप्लाई कर देना है और उसी में भाग दे देना है। तो नई संख्याओं का क्या आ जाता है, औसत आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तो आप लोगों को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों जैसा कि अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो जो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं उनका एवरेज यानी कि औसत हमें बताना है। तो प्यारे साथियों एवरेज तो आप सभी जानते होंगे कि औसत बराबर जो होता है संख्याओं का योग बटे वो कितनी संख्याएं हैं उनका भाग लगा दो, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, औसत।
तो प्यारे दोस्तों प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं आपको लेनी पड़ेगी, जिसमें पहली क्या होगी 2, फिर उसके बाद होती है प्यारे दोस्तों 2 के बाद अगर अपन बात करें 3 के बाद अगर हम बात करें तो 5 के बाद आती है दोस्तों 7 के बाद आती है यहाँ पर 9 नहीं होती है, 8 भी नहीं होती है, उसके बाद 10, 11 होगी, उसके बाद होगी दोस्तों 13। तो इस प्रकार टोटल 9 लेना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इस प्रकार 13 के बाद 17 होगी डायरेक्ट, और 17 के बाद होगी दोस्तों यहाँ पर 19 कितनी हुई यहाँ पर चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और लेना है दोस्तों 19 के बाद आता है डायरेक्ट 23। तो प्यारे साथियों टोटल 9 अभाज्य संख्या है। अब इनका हमें करना होगा योग। इनका जो योग होगा वो होगा प्यारे साथियों 100, यानी कि 100 होगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है इनका औसत। तो प्यारे साथियों औसत निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है। औसत निकालने के लिए जो योग आया हमारा 100, इसमें हम ये जितनी संख्याएं हैं उसका भाग लगा देंगे, यानी टोटल नंबर कितने हैं ये 9 का जब यहाँ भाग देंगे हम लोग तो 9 का भाग लगाने पर यहाँ आएगा 11 सही 1/9। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना है, पिछली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बना है 11 सही 1/9, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो 11 सही 1/9 अभाज्य संख्याओं का औसत हमसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने ये वाला। अब अगले प्रश्न में यहाँ पर क्या लिखा है, स्वाति तथा तृप्ति की वर्तमान आयु का अनुपात बताया क्रमशः 4:5। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। उनकी आयु में कितना अंतर है। प्यारे दोस्तों बहुत इजी और सरल तरीके से ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो समझो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या बताया, एक नाम बताया स्वाति और एक नाम बताया है दोस्तों तृप्ति। इन दोनों की आयु का रेशो हमें बताया है, और रेशो है यहाँ पर 4:7। शुरू में जो 4:7 बताया ये कौन सी आयु है ये हमें कंफर्म कर लेना है दोस्तों। तो ये है हमारी वर्तमान आयु, ये हमारे पास हमें बताया वर्तमान आयु। आगे बोला जा रहा है उनकी आयु का अनुपात कितने साल बाद बोला गया, यहाँ पर 6 वर्ष बाद। यहाँ से जब वर्तमान से 6 साल बाद जाएंगे तो ये रेशो चेंज होकर कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों इसे हम कम समय में अच्छा कैसे सोल्व करें, तो दोस्तों आप लोगों को ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर कितना बड़ा ये वाला, तो यहाँ पर बड़ा दोस्तों ये 4:5 था। यहाँ पर जो प्रारंभ में था दोस्तों ये 4:5 था। तो यहाँ पर तृप्ति की आयु का अनुपात कितना बड़ा दोस्तों, यहाँ पर 2 बड़ा, और इसी प्रकार 4 से कितना बड़ा 2, मतलब ये 2 यूनिट बड़ा दोस्तों। 6 साल के बाद कितना यूनिट बड़ा, 2 यूनिट। तो 6 वर्ष का मान कितना अनुपात हो जाएगा, 2 अनुपात। तो हमें क्या करना होगा, 1 अनुपात का मान यहाँ पर निकाल लेना होगा। तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 6/2, यानी कि 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष, मतलब 1 अनुपात का मान हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन में सीधा सीधा हमें उत्तर लेके आना है। उनकी आयु में वर्तमान आयु में जो उनका डिफरेंस है, एज का डिफरेंस बताना है। तो वर्तमान आयु का हमें क्या बताना है, अंतर। तो प्यारे दोस्तों वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है 4:5। तो 4:5 में कितने रेशो का अंतर है दोस्तों, तो 1 रेशो का। तो 1 रेशो का अंतर जो अनुपात में है वही उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु में क्या होगा, अंतर होगा। तो प्यारे दोस्तों 1 अनुपात का गुणा यदि हम 3 से करेंगे तो उनकी आयु का वर्तमान में अंतर कितना है दोस्तों, 3 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्ष, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम बहुत अच्छे से इसे सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न में आप लोगों को समझना होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, और अगले प्रश्न में यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर कहा गया है अगले प्रश्न में कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु में अनुपात फिर से दिया गया, और 6 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात चेंज हो जाएगा, 17-20 हो जाएगा। तो यहाँ को कहा गया शेखर की वर्तमान एज बताओ। दोस्तों शुरू में विशाल का नाम था, विशाल अनुपात यहाँ बताया गया शेखर। विशाल और शेखर की आयु का अनुपात हमें बताया 14:17। आगे यहाँ बोला गया कि 6 साल के बाद जो ये रेशो हो जाएगा दोस्तों 17 यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो आप ये चेक करो पहले कि ये रेशो क्या सेम कंडीशन में बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ कितना बड़ा ये रेशो, तो यहाँ पर 3 बड़ा, यहाँ पर भी कितना बड़ा, तो यहाँ पर भी 3 बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट बड़ा, और कितने साल में बड़ा दोस्तों यहाँ पर, तो आप लोगों को समझ लेना है कि 3 यूनिट बड़ा 6 वर्ष में। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि 3 यूनिट का मान कितना है, 6 वर्ष। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे हम। तो 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 2 वर्ष।
दोस्तों यहाँ पर 1 अनुपात बराबर आया 2 वर्ष। अब हमें क्या करना होगा, आगे क्या पूछा, आगे कह रहा है कि बताओ शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों यहाँ पर शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 17 था। तो 1 अनुपात का मान हमारे पास आया 2, तो शेखर की वर्तमान आयु लाने के लिए हमें 17 अनुपात का मान ज्ञात कर लेना है। तो 17 गुणा 2 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ आएगा 17 दूनी 34, यहाँ पर आ जाएगा 34 वर्ष। 34 वर्ष होगी दोस्तों शेखर की वर्तमान आयु। अगर पूछा जाता विशाल की बताओ, तो हम यहाँ पर 14 रेशो का मान निकाल लेते। तो इस प्रकार इसे हम लोग सोल्व कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो प्यारे साथियों, ये था इतने क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने ये वाला। इसमें लिखा है यदि किसी संख्या का 80% 52 है तो वो संख्या बताओ। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो सकता है। हम सभी जानते हैं दुनिया की हर संख्या अपने आप में 100% होती है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में बोला संख्या का यदि 80% वैल्यू है तो उस 80% का मान है 52, मतलब 80% का वैल्यू दिया है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों संख्या बताओ, तो सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 100% का मान लेके आ जाएंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। यानी 1% बराबर लाने के लिए क्या करेंगे अपन, 52/80। अब हमें लाना है 100%, तो 1% का जो भी वैल्यू है उसमें 100 का सीधा मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास वो संख्या। तो संख्या बराबर आ जाएगी 52/80 और गुणा में होगा दोस्तों यहाँ पर 100। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 से इसे काट लो तो 2 चुको 8 होता है, 2 पंज होगा दोस्तों 10। यहाँ 2 से फिर कैंसिल आउट किया तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, और ये 2 से हो जाएगा दोस्तों 13। 13 गुणा 5 किया तो आया कितना, 65। मतलब साथियों जो हमारी संख्या निकल कर आई है वो कितनी है, 65 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इस प्रकार अगर आगे बात करें प्यारे दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों हमारे सामने, रंजीत प्रति महीने 16,900 रुपये बचत करता है तथा अपनी आमदनी का 15/2% क्या बचत करता है, उसकी प्रति महीने बचत कितनी है। तो मेरे बहुत सारे साथी जो होते हैं प्यारे दोस्तों वो क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन में परसेंट देखकर भी डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको इसे फ्रैक्शन बना लेना। 15/1/2% का मान निकाल लेना है। तो 15/1/2% का फ्रैक्शन जब बनाएंगे दोस्तों तो ये बनेगा 31/200। इसका मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों कि जो उसकी ऊपर वाला जो है ये किसके साथ नाम जुड़ा इसका, तो दोस्तों ये बचत है। ऊपर वाली उसकी क्या है, बचत, मतलब उसकी बचत का अनुपात आया अपने पास कितना, 31। प्यारे दोस्तों जो उसकी टोटल आई है वो टोटल आई जो आएगी उसकी आएगी 200 यूनिट। तो आप ये समझो कि अगर कोई आदमी 200 रुपया कमाता है और 31 रुपया बचा लेता है तो उसका खर्च कितना आएगा। तो आय में से हम लोग बचत को माइनस करते हैं तो खर्चा हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, 169 यूनिट क्या करता है वो खर्चा करता है। और प्यारे दोस्तों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि खर्च का रुपया में खर्च हमें दिया है कितना, 169,000। 1 यूनिट मान लाने के लिए टोटल खर्च के यूनिट का भाग लगाएंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान आएगा प्यारे साथियों, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 100। 1 यूनिट बराबर 100 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रति महीने उसकी बचत बताओ। तो प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने बचत का अनुपात निकाल लिया है। बचत का अनुपात है 31। 1 अनुपात का जो वैल्यू है इसका गुणा करेंगे 31 से तो हमारे पास आ जाएगा 3100 रुपया क्या आ जाएगी, उसकी बचत आ जाएगी। यानी 3100 रुपया हमें दिया। ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब है। तो दोस्तों जब इस प्रकार का यदि आपके पास फ्रैक्शन में प्रतिशत आ जाए तो उसका और फ्रैक्शन बनाकर हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, अगला प्रश्न है हमारे सामने, रेक्टेंगल किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दें जिससे कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसका सीधा सीधा तरीका।
आयत की यदि बात करता है और एक भुजा में वृद्धि करे और दूसरी में कितने % कमी वृद्धि करे, अगर इस प्रकार से पूछा जाए, सीधा सीधा आपको यूज करना है r बाई 100 प्लस माइनस r और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। साथियों 1 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। r मतलब ये होगा दोस्तों कि वो कितने % की कमी वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन यहाँ पर 10 की उसने क्या करी, वृद्धि करी। बटे में क्या आएगा दोस्तों, 100 में जुड़ेगा या घटेगा, अगर वो वृद्धि करता है तो 100 में जोड़ दो 10 को, अगर कमी करता है तो 100 माइनस कर दो। तो यहाँ पर हम 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 110, और गुणा में हो जाएगा यहाँ पर 100। तो प्यारे दोस्तों आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मतलब हमारा क्या निकल के आ रहा है, चौड़ाई में कितने % कमी करें, मतलब चौड़ाई में हमारे पास कमी का प्रतिशत यहाँ पर निकल के आ रहा है। 0 से 0 कटेगा, 11 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बनेगा 11 9 99, यहाँ पर आएगा 99, 9 बार में और 1 बटे कितना 11%। 9 सही 1/11% की उसे क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, कमी करनी पड़ेगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 9 सही 1/11%, ऑप्शन नंबर ए। तो जब ऐसे रेक्टेंगल में किसी लंबाई में कमी वृद्धि करें, चौड़ाई में करें और वापस अपरिवर्तित क्षेत्रफल को रहने वाली बात करता है दोस्तों, तो आप लोगों को सीधा सीधा कंसेप्ट यूज करना है, उलझना नहीं है ज़्यादा समय तक। तो आपका बहुत आसान तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगले प्रश्न में लिखा है, यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 और 20% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए मैं फॉर्मूला भी सजेस्ट करता हूं, उसके बाद बिना फॉर्मूले के भी हो जाता है। ये कह रहा है दोस्तों क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। कोई भी वैल्यू प्रतिशत में कमी वृद्धि करने से पहले प्रारंभ में कोई ना कोई एक मान होता है। जैसे यहाँ पर मान लो कोई आयत था जिसकी लंबाई भी 100 थी, लंबाई भी 10 थी, 10 मान लो, 100 मानने से थोड़ा वैल्यू बड़ा हो जाएगा। चौड़ाई भी 10 थी तो उसका क्षेत्रफल था दोस्तों कितना, 100। अब ये कह रहा है लंबाई में तो क्या करना है, 10% बढ़ा देना है और चौड़ाई को भी 20% बढ़ा देना है। तो 10% जब इस वैल्यू को बढ़ाएंगे, 10% 10 का 1 होता है दोस्तों, मतलब क्या हो जाएगा 11। इसे 10% बढ़ाना है मतलब ये 11 हो जाएगी। और नई चौड़ाई लाना है तो इसे चौड़ाई को 20% बनाना है। दोस्तों 10 का जब आप 20% निकालोगे तो 10 का 20% होता है 2, यानी नई चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों 12। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पर 132। नया जो क्षेत्रफल आया दोस्तों वो आया हमारे पास कितना, 132। तो आप ये बताओ मुझे कि दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल में कमी हुई या वृद्धि, तो आप कहोगे वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में क्या हुई, हमारे पास वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 132 हो गया, पहले 100 था तो 32 की क्या हो गई वृद्धि। अब 32 को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये वृद्धि 100 पर हुई और गुणा में वापस 100 करोगे तो ये कट जाएगा, यानी 32% की क्या आ जाएगी आपके पास, उस क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो ये आयत वाले क्वेश्चन है और क्षेत्रमिति के किसी शिफ्ट में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं साथियों, तो इनको आप लोगों को ध्यान पूर्वक कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी है दोस्तों, और आप लोगों को मैं इसका इतना अच्छा तरीका बताऊंगा कि आप भी कहोगे कि इतना इजी था क्या। ठीक है, तो यहां पर बोला गया एक व्यक्ति ₹P प्रति दर्जन की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा और उसने प्रत्येक को P/8 की दर से बेच दिया, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों हमें यह समझ नहीं आ रहा कि इस प्रश्न में लाभ हुआ या हानि कैसे हम करें। तो सबसे सीधा तरीका है, यहाँ पर बोला गया P और दोस्तों प्रति दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन। 1 दर्जन में होते हैं 12 वस्तु। तो आप ये समझो कि उसने P में 12 वस्तु खरीदी और यहाँ बोला गया कि P/8 में उसने क्या किया, P/8 की दर से एक वस्तु बेच दी, मतलब एक वस्तु का यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है और ये 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल लेना होगा क्योंकि हमारे पास एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर मैं एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, 12 वस्तु P की है तो एक वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एक वस्तु का CP, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा P/12 और यहाँ लिखते हैं हम लोग एक वस्तु का SP।
एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, P/R जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो अब इनका क्या कर लेना, अपने को अनुपात बना लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है और एलसीएम का गुणा कर देना है। तो 12 और 8 का एलसीएम होता है दोस्तों 24, तो 24 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और 24 का मल्टीप्लाई यहाँ भी। इससे क्या होगा कि अंश बटे हर के रूप में जो है इससे ये खत्म हो जाएगा, यानी 12 से काटा तो 2 बार कटा और 8 से ये कैंसिल आउट होगा 3 बार। तो यहाँ पर P से P भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात 2 है और एक वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है साथियों, तो यहाँ पर 3 होगा। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास एक वस्तु का क्रय मूल्य भी आ चुका और एक वस्तु का विक्रय मूल्य भी आ चुका है। मतलब 2 रुपये में अगर एक वस्तु खरीदते और 3 में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, और हमें लाभ होता है कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। प्यारे साथियों आप सभी जानते हो कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य का अनुपात है 2, गुणा में करोगे दोस्तों 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, मतलब उसे यहाँ पर 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 50% हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों एक बार और अगर आपको कम समझ आया तो इसे वापस से रिपीट करके आप देख लेना, बाकी इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सबसे आसान तरीका है दोस्तों इसे सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का है। अगला प्रश्न बहुत आसान है प्यारे दोस्तों, साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो साधारण ब्याज पूछ ले या चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। लेकिन करते हैं इसे सोल्व कैसे। किसी धन पर 2/2% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 3% वार्षिक दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 60 रुपये, तो वो मूलधन आपको बताना है। प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे सरल तरीका इसमें परसेंटेज मेथड से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दुनिया का हर मूलधन अपने आप में 100% होता है। दुनिया का हर मूलधन अपने आप में 100% होता है। प्यारे दोस्तों दर का मतलब क्या होता है, दर जो होती है आपका वार्षिक अगर है तो साल भर में 2.5% इस पर ब्याज लगता है। 2/1/2% अगर हम लोग दर का गुणा समय से करेंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा, वो भी प्रतिशत में साधारण ब्याज आ जाएगा, क्योंकि एक साल में 2.5% लगता है तो 4 साल में कितना परसेंट लगेगा ये हमारे पास आ जाएगा साधारण ब्याज में। क्योंकि प्यारे दोस्तों जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा मूल राशि पर लगता है, यानी कि मूलधन पर लगता है, इसलिए दर गुणा समय करने से साधारण ब्याज प्रतिशत में आ जाता है। तो हम यहाँ पहले निकालते 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5/2 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो 4 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा प्रतिशत में 2 दूनी 4, यानी 5 दूनी कितना होगा यहाँ पर 10% आ चुका हमारे पास 4 साल का साधारण ब्याज। इस प्रकार यहाँ फिर कह रहा है तथा उसी धन पर अगर 3% ब्याज लगे, दोस्तों 3% यदि ब्याज लगता है तो ये कह रहा है उतना ही समय मतलब वापस 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का वापस कितना ब्याज लगेगा 12%। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला इन दोनों ब्याजों का अंतर बताया 60 रुपये, मतलब दोनों दर के जो ब्याज थे उसका डिफरेंस है 60 रुपया। तो यहाँ पर रेट में डिफरेंस कितना है 2% का, 2% का वैल्यू आपको बताया यहाँ पर 60 रुपया। तो हम क्या करेंगे 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। 1% का वैल्यू होगा दोस्तों 2 का भाग लगाएंगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 30 रुपया। अब प्यारे दोस्तों आप लोगों से कह रहा है वो मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ, तो आप क्या करोगे यहाँ पर प्रिंसिपल बराबर हमारा मूलधन 100% था तो 1% की वैल्यू का गुणा आप लोग 100 से करोगे तो आपका मूलधन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3000 रुपया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा 3000, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्यारे दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है और ये सॉल्यूशन आपके लिए यूजफुल साबित हो रहा है, आपको लगता है कि हम सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे भी बेहतर क्वेश्चन और इससे भी बेहतर जो सॉल्यूशन है दोस्तों, नए तरीके आप लोगों के सामने हम लोग लाते रहेंगे, बस आप लोगों के सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा।
अगले प्रश्न में लिखा है, यहाँ पर लिखा है 50,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। प्यारे साथियों, जो बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक फॉलो करोगे, एग्जाम के अंदर उड़ा दोगे, इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर कहा गया कि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। चक्रवृद्धि ब्याज का नाम आया दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात कर रहा है और हर शिफ्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जाम में आ रहा है। तो साथियों क्या करना होगा आप लोगों को, जब आप लोगों का ब्याज तिमाही होता है तो आप मुझे ये बताओ, एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में कितने तिमाही बनते हैं? तो 3 तिमाही बनते हैं, नहीं 4 तिमाही बनेंगे दोस्तों। 12 में अगर हम 3 का भाग लगाएंगे कितने? 4 तिमाही बनेंगे। अब मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूँ कैसे सोल्व करोगे। अगर ब्याज की दर तिमाही आए आपकी एग्जाम में, तो आपका जो दर है उसमें तो आप लोगों को 4 का भाग लगाना और जो आपका टाइम है दोस्तों, उस टाइम में आपको 4 का गुणा करना। आप लोगों की वार्षिक में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आता है उसका आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है। सीधा सीधा दर को 4 का भाग लगाएंगे, मतलब 12/4 करेंगे। 4 से इसे काटा तो 3% तो दर आ जाएगी। समय जो हो जाएगा दोस्तों, टाइम हमें दिया है 6 महीने, लेकिन 6 महीने में अगर हम 12 का भाग लगाएंगे दोस्तों तो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें अब हम अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12, 3 से इसे काटेंगे 3 दूनी 6, मतलब दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा टाइम बराबर कितना? 2 वर्ष। टाइम बराबर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से सिर्फ आपको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर निकालना है। तो सीधा सीधा मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप क्या करोगे, 50,000 रुपया आपके पास है, 50,000 का पहले साल जो ब्याज लगेगा दोस्तों वो 3% लगेगा। सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज लाना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मिश्र धन लाने की जरूरत भी नहीं है। पहले साल का ब्याज जो होगा दोस्तों 3% होगा और 3% हम जब निकालेंगे 50,000 का तो पहले साल का ब्याज होगा 1500। अब दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा दोस्तों 1500 तो लगेगा ही, और 1500 का भी कितना लगेगा? 3% लगेगा। तो 1500 का फिर 3% निकाल लो, ये दूसरे साल का सीधा सीधा CI आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ बनेगा 1500 प्लस 15 होता है दोस्तों 45। तो इस प्रकार 1545 रुपया दूसरे साल का CI आ जाएगा। अब ये कह रहा है इन दोनों साल का टोटल CI बताओ। दोस्तों यहाँ पर कुल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 2 साल का बताना है। पहले साल 1500 लगा था और दूसरे साल लगा है दोस्तों 1545। इस प्रकार दोनों साल में जो कुल मिलाकर ब्याज लगा दोस्तों ये लगेगा यहाँ पर 3045। 1500 और 1545 को जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ बनेगा 3045 रुपया। 3045 रुपया तिमाही देय है, उसके बाद 12% वार्षिक दर है। तो ऐसे में 3045 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना। 3045 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल नहीं घबराना है। जब ब्याज दर अगर तिमाही आए तो 4 तिमाही साल भर में होते हैं। दर को 4 का भाग लगाओ, समय में 4 का गुणा करो और सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। इसके अलावा बहुत आसान तरीका कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर 6 माही होता प्यारे दोस्तों तो दर 2 6 साल भर में होते हैं दोस्तों, तो दर में तो हम किसका भाग लगाते? 2 का, और समय में 2 का मल्टीप्लाई कर देते। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न बहुत आसान है, चक्रवृद्धि ब्याज का है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज इसे करने का सबसे आसान तरीका, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल में 4 गुना हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपको वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। किस वार्षिक दर से? दोस्तों जब भी गुना वाली बात करें और दर आपसे पूछा जाए, आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जैसे माना कि कोई भी मूलधन था 1 रुपया था और 4 गुना हो गया, मतलब मिश्र धन बना। यहाँ पर 4 गुना हो गया मतलब यहाँ पर मिश्र धन बना। मिश्र धन का मतलब होता है दोस्तों अमाउंट। अमाउंट कितना बनेगा? 4 अनुपात। लेकिन प्यारे दोस्तों 1 रुपया को 4 रुपया बनने में कितना टाइम लगा? यहाँ पर 2 वर्ष लगा। अब आपसे कह रहा है कि रेट बताओ। दोस्तों इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता है अगर हमें सोल्व करना आता है। तरीका समझिए दोस्तों क्या होगा। जितना समय आपको दिया है
जो मूलधन है और जो मिश्र धन है, इस पर लगाना है आपको करनी प्यारे दोस्तों, इस पर लगाना है आपको करनी। और जो समय दिया वो करनी की पावर होगी, वो करनी की क्या होगी प्यारे दोस्तों, पावर होगी। आपको समझना है 1 रुपया करनी के अंदर मूलधन था और मिश्रधन कितना बना, 4 यूनिट बना। अब जब यहाँ दो कहाँ से आया, कंफ्यूज नहीं होना। 3 वर्ष होता प्यारे दोस्तों तो यहाँ 3 लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे पास ये निकल कर आएगा। अब ये जब रूट हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 जो स्क्वायर रूट होता है प्यारे दोस्तों वो होता है 2 का। तो इस प्रकार 1 रुपया 2 रुपया बन जाता है। तो कितना ब्याज लगता है प्यारे दोस्तों, तो इस पर जो ब्याज लगेगा वो 1 यूनिट लगेगा। 1 यूनिट ब्याज को हम प्रतिशत में बदल देंगे, वही हमारी दर होगी। तो 1 रुपया ब्याज लगा, किस पर लगा दोस्तों, ये मूलधन पर लगा और गुणा में कर दोगे आप 100। तो यहाँ पर जब इसे कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास जो ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, दर, वो कितनी आएगी प्यारे दोस्तों, 100% आएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। प्यारे दोस्तों टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ने की बात अलग होती है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस के तौर पर और एक रिवीजन के तौर पर क्लास है जो आप लोगों को समझना है। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, टाइम एंड वर्क। एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए के बारे में बताया प्यारे दोस्तों कि 18 दिन में पूरा काम कर लेता है। आगे बोला जा रहा है बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। मतलब प्यारे दोस्तों जो बी है उस काम को आधे समय में करेगा। 18 का आधा समय होगा प्यारे दोस्तों 9 दिन। बी उस काम को 9 दिन में करेगा। मतलब ये सिर्फ लैंग्वेज होती है, आप लोगों को लैंग्वेज को समझना है। आधे समय में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 1 दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो दोस्तों पहले तो हमें टोटल वर्क लाना होगा। टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम, टाइम का एलसीएम टोटल वर्क होता है दोस्तों। एलसीएम आएगा 18। अब क्या करोगे, एफिशिएंसी लेकर आ सकते हैं आप लोग। इन दोनों की एफिशिएंसी लाओगे, मतलब आप लोग क्या लेके आओगे यहाँ पर, इन दोनों की कार्य क्षमता। 18 दिन में 18 काम किया, मतलब इसकी कार्य क्षमता 1 है, मतलब 1 दिन में 1 काम करेगा। दूसरा जो आदमी है बी वाला, 9 दिन में 18 काम किया, मतलब 1 दिन में 2 काम किया, या फिर इसकी कार्य क्षमता 2 है। दोनों ने मिलकर 1 दिन में कितना काम किया दोस्तों, तो दोनों ने मिलकर 1 दिन में 2 + 1 मतलब कितना, 3 काम किया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इस पर हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है दोनों मिलकर 1 दिन में कितना भाग पूरा करेंगे। मतलब 3 हिस्सा इन्होंने कंप्लीट किया दोस्तों। टोटल कितना हिस्सा है हमारे पास, 18 का, ये हमसे पूछा है, मतलब फ्रैक्शन में पूछा है। इसे 3 से कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो यहाँ आएगा 1/6। कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 1/6 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और बहुत आसान तरीका, सबसे शानदार तरीका है दोस्तों इसे करने का। सिर्फ लैंग्वेज है और लैंग्वेज का हम लोगों को क्या करना है, ध्यान यहाँ पर रखना है। प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। तो प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, 1/2 हिस्सा मतलब आधा काम अगर उसने 5 दिन में किया तो प्यारे दोस्तों ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, हम निकाल लेंगे बहुत आसान तरीका। आधा काम 5 दिन में किया तो पूरा करेगा 2/1। मतलब जो हिस्सा है दोस्तों उसको उलटकर गुणा कर देना है। सीधा सीधा आप लोगों का आ जाएगा टोटल कितना, 10 दिन। ए पूरा काम 10 दिन में करेगा। इसी प्रकार बी की अगर हम बात करें, बी यहाँ बोला गया कि 3/5 हिस्सा 9 दिन में करता है। दोस्तों यहाँ बोला गया कि 3/5 हिस्सा 9 दिन में करता है। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा ये हम निकाल लेंगे। बी पूरा काम करेगा 9 × 5/3। 3 से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे 3 × 9 और 5 × 3 कितना होगा, 15 दिन में। इसी प्रकार सी का भी निकाल लेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं डरना, आसान है, बहुत आसान है, बस एक लैंग्वेज है दोस्तों। सी का बोला गया 2/3 हिस्सा, सी यहाँ पर 2/3 हिस्सा कितने दिन में करता है दोस्तों, 8 दिन में। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप सीधा सीधा क्या करो, 8 गुणा 2/3 था, 3/2 का गुणा कर दो। 2 से काटा इसे तो 4 बार 2 चुको 8, यहाँ 4×3 होता है दोस्तों 12 दिन। सी पूरा काम 12 दिन में करेगा। अब हमारे पास क्या निकल कर आ गया है क्वेश्चन से कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और इसी प्रकार अगर हम बात करें आगे कि बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को करता है दोस्तों 12 दिन में।
सिंपल हम लोगों को यहाँ टोटल वर्क निकाल लेना है। जो टोटल वर्क होगा साथियों, जो टोटल वर्क होगा इनका एलसीएम होगा यानी 60। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेना एक एक दिन का काम। इनके एक एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, 10 दिन में इसने 60 काम किया तो 10 छंग 60, एक दिन में 6, ये 15 चुक 60 यानी एक दिन में 4, 12 पंच 60 मतलब एक दिन में 5। तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया प्यारे दोस्तों, तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 6 4 10 और 5 15, 15 काम इन्होंने एक दिन में किया। पूरा काम करने में कितना समय लेंगे ये पूछा, तो पूरा काम कितना है प्यारे दोस्तों 60। पूरा काम करने में 15 का भाग लगाएंगे, 4 दिन लगेंगे। इन तीनों को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों इस प्रकार टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक इसे सॉल्व करना है। तो प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे दोस्तों आगे क्वेश्चन नहीं है, आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इससे भी बेहतर और इससे भी अच्छे तरीके में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा यदि आपका सपोर्ट मिला तो। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस का, एक बार इसे जरूर देख कर जाएं। प्यारे दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी आप लोगों को यहाँ से नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलेंगे दोस्तों पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़िया आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद जय भारत।